बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब लोगों के यहाँ आने का और इंतज़ार का बहुत शुक्रिया। आज कोसा साहब ने एक ख़ास लीगल इशू पे आपसे तफसील से गुफ्तगू करनी है। आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि वो तफसील से गुफ्तगू करने का टॉपिक क्या होगा, लेकिन मैं आपको इसकी इब्तिदा इस तरह करता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए खान साहब ने बनवाई। खान साहब ने ये पार्टी 27 साल इंसाफ के लिए स्ट्रगल की, रूल ऑफ लॉ के लिए की। खान साहब ने अपने ख़ानदान में से किसी को नहीं रखा, अगर रखा तो पाकिस्तान के अवाम को अजीज़ रखा और उनके लिए स्ट्रगल करते रहे कि इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ हो और कानून की बालादस्ती हो और इंसाफ सब के लिए बराबर हो और एक मुल्क में एक कानून हो। इस सब चीज़ों के बावजूद आपने देखा है कि खान साहब पे 200 से ज़्यादा केसेस बनाए गए हैं। वो सारे केसेस सियासी बुनियादों पे बने हुए हैं। वो सियासी बुनियादों पे केसेस न सिर्फ ये कि इसकी इब्तिदा सियासत की बुनियाद है, बल्कि वो बेसलेस केसेस है, फ़कत तंग करने के लिए हैं और कंप्रोमाइज़ करने के लिए हैं। उनमें से एक केस ऐसा भी है जो अलकादर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट का है, जो ट्रस्टी कभी ओनर नहीं होता, वो केस भी नेब ने बनाया है। नेब पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करते हुए दूसरा केस भी बना रहा है, तो शखाना नंबर 2। लेकिन अलकादर केस का ट्रस्ट ऑलमोस्ट कंक्लूजन को आ गया है। उसका फैसला किसी भी वक्त हो सकता है, चाहे कि हफ्ता हो या 2 हफ्ते हो। लेकिन बहुत अनफॉर्चुनेट है कि उससे रिलेटेड कुछ ऑब्जर्वेशन दी गई हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइसा साहब की तरफ से। काजी फाइसा साहब ने ना सिर्फ ये कि उन्होंने ऑब्जर्वेशन दी है, बल्कि ऐसी ऑब्जर्वेशन दी है जिसका उस केस के मेरिट के साथ ताल्लुक है। सुप्रीम कोर्ट के मुसल्लम असूल है कि जो केस सुप्रीम कोर्ट के सामने ना हो उस पर कभी कोई बात न की जाए। सुप्रीम कोर्ट के मुसल्लम असूल है कि जो अक्यूज्ड या जो पार्टी सुप्रीम कोर्ट में केस के सामने ना हो, उसका नुमाइंदा सुप्रीम कोर्ट के सामने ना हो, उसका वकील सुप्रीम कोर्ट के सामने ना हो, कभी उस केस के बारे में, उस पर्सन के बारे में, उस अक्यूज के बारे में ऑब्जर्वेशन ना दी जाए। न सिर्फ ये कि ऑब्जर्वेशन दी गई, बल्कि उससे अक्यूज के और खान साहब के बुनियादी हकूक, केस के फेयर होने का और उस केस पे असर अंदाज हुआ है। इसलिए इंसाफ की तकाज़ों को पूरा नहीं किया गया है, इसलिए इस पर हमारे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात है। इसके सिलसिले में कोसा साहब ने तफसील से बात करनी है। मैं कोसा साहब को हवाले करता हूँ कि तफसील से बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले देरी की माजरत, आपने देख ही लिया होगा उसकी वजह। और मैंने डॉक्टर को कहा ये जो बाकी की ड्रिप मैं बाद में आगे लगवाऊंगा खींच के मैंने की, और पहले मैंने कहा मैं अपना फ़र्ज़ पूरा कर रहा हूँ। मेरे भाई यहाँ इंतज़ार कर रहे होंगे और हम आपको इंतज़ार नहीं करवा सकते, बाकी तो सारी दुनिया को शायद इंतज़ार करवा लें, लेकिन बाबा आपसे डर लगता है, आपको इंतज़ार नहीं करवाई जा सकती। देखें, आज का मसाला बहुत ही अहम और बहुत ही मैं समझता हूँ परेशान कुन मसाला है। एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी उल क़ज़ात, जो कि पैटर फेमिलियस बाप होता है जुडिशरी का, इंसाफ का, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस का, अगर वो इस नहज पर किसी के ज़ाती मुखासमत पर उतर आए तो मेरे ख्याल में हमने बहुत सब्र कर लिया। अब हमने जो आज दरख्वास्त देने की कोशिश की, मेरे AOR ने इनकार कर दिया, सुप्रीम कोर्ट में 19 को लगी हुई है। हमने एक दरख्वास्त देना थी कि काजी फाइज ईसा साहब रिक्यूज़ कर दें, रिक्यूज़ल की दरख्वास्त हमने देना थी। वो हमारे सारे लोग गए वहाँ, हमारे AOR ने इनकार कर दिया। हमने कहा चले हम बराह रास्त देते हैं। घुमाया गया हमें, डिप्टी रजिस्ट्रार के पास जाएं, रजिस्ट्रार के पास जाएं, फलां के पास जाएं, फलां के पास जाएं, सब ने इनकार कर दिया, लेने से इनकार कर दिया। ये पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ ऐसा। मेरे भी पाँच दिहाइयों पर मुहित इन्हीं ऐवानों की खाक मैंने छानी है। ऐसा कभी नहीं हुआ था कि दरख्वास्त ली ही ना जाए सिरे से, यानी उसको
दरखास्त ली ही नहीं गई, एंटरटेन ही नहीं की गई है। इसीलिए हमने समझा ये कि आपके तवसत से न सिर्फ चीफ जस्टिस तक हम अपनी इस्तदा पहुंचा सकें, बल्कि कौम के सामने भी हम अपना इस्तदलाल रख सकें। और रिक्यूजल की वजह जो है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब क्यों कर हमारे ये 19 तारीख को जो केसेस लगे हुए हैं उनको क्यों न सुने, उसकी वजूहात भी जो है उसमें दर्ज की गई हैं दरखास्त में, और वो मैं आपको मुख्तसरन बयान भी कर देता हूँ। देखें, पहली बात मैं इस चीज में भी नहीं जाता कि काजी फाइज ईसा साहब को बराह रास्त चीफ जस्टिस बलूचिस्तान लगाया गया, जो आइन ही की खिलाफ वर्जी थी। इनकी तैनाती बतौर हाई कोर्ट के जज की बजाय इनको चीफ जस्टिस डायरेक्ट लगाया गया बलूचिस्तान में। मैं इसमें भी नहीं जाना चाहता कि ये बराह रास्त जज जो उनको चीफ जस्टिस बनाया गया था बलूचिस्तान, वो ही नाजवाजन था। इनकी जाहिर है कि ऊपर तक जो है परवाज बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान उसी की बुनियाद पर हुई, तो उसका भी जाहिर है कि अगर बुनियाद ही गलत हो तो इमारत उस पर जो है वो सारी की सारी जो है क्रम्बल हो जाती है। चलें, इसको भी दरखुरे इतना कर लीजिएगा क्योंकि बहुत पुरानी बात हो गई है। इनके खिलाफ बावजूद जो शवाहिद आए, इनके बच्चों के और बीवी के खिलाफ जो इनकी एसेट्स थे लंदन के, उनकी बुनियाद पर जो कि इनके खिलाफ एक रेफरेंस की गई, और वो रेफरेंस जो है उसमें पहले 10 जज साहिबान ने फैसला किया कि इनका जो है FBI इनका जायजा ले, और वो 6-4 की निस्बत से हुआ था। बाद में रिव्यू में 4-6 की रिवर्स हो गया और ये क्वाश कर दी गई इनके खिलाफ कार्रवाई प्रोसीडिंग्स को। और उस दिन से ये जनाब उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को जो है वो फरामोश नहीं कर सके। और माशाअल्लाह सरीन खोसा हैं, वो इनकी वाइफ मेरी कौम से मुताल्लिक हैं। बलूचिस्तान के खोसा जो हैं वो जो है इनके खिलाफ जो कुछ इमरान खान के खिलाफ हर्जा गोई लिखती रही हैं वो भी हमने साथ लगाया, उसका जिक्र भी किया है। अब अगर बताएं कि एक शख्स जो है इस नहज पर जाकर कि उसकी बीवी जो है किसी को ऐसी हर्जा गोई कर रही हो, ऐसी ऐसी जहर उगल रही हो उसके खिलाफ, तो क्या उसका खामन जो है वो गैर मुतासर होगा या उसका कोई उसमें जो है अमल दखल नहीं होगा, या वो उससे जो है बिल्कुल मुबर्रा हो जाएगा या रहेगा। तो ये भी हमने लिखा है कि जनाब ये चीज़ मवाद जो हमारे सामने आया है, आपकी भी बेगम साहिबा बहुत ज़्यादा हमारे ख़िलाफ़, इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा लिखती रही हैं, और ये तहरीरी चीज़ें हैं, इसलिए इससे इनकार भी नहीं हो सकता। और एक बात तो ये है कि रेफरेंस की उसकी आज तक फरामोश नहीं कर सके। दूसरा, इनकी बेगम साहिबा ने बहुत कुछ लिखा है इमरान खान के खिलाफ। तीसरा, आप देखिएगा कि जो जितने आज तक फैसले इन्होंने किए हैं माशाल्लाह, चाहे वो हमारा सिंबल का केस था, सिंबल में हमें हवा में बखेर के फेंक दिया, और मैंने ये चीफ जस्टिस साहब को बरमला उनके फेस पर उनकी अदालत में उन्हीं के सामने खड़े होकर कहा था कि हम तो जनाब लेवल प्लेइंग फील्ड आपके पास लेने आए थे, आपने तो फील्ड ही हमारे पाँव से ज़मीन ही जो है वो खींच ली है, ज़मीन ही खींच ली है हमारे पाँव से। हमें आप पर एतमाद नहीं है, इसलिए हम 25 करोड़ अवाम के पास इंसाफ लेने के लिए जा रहे हैं। मैं आपकी अदालत का बाइकआउट करता हूँ। वो हमने अपनी पिटिशन जो है इन्होंने डिसमिस कर दी थी उस बिना पर कि मैं पैरवी नहीं करना चाहता, लेकिन इन अल्फाज के साथ जो मैंने आपके सामने दोहराए हैं। फिर आप देखिएगा
कि ये इनके खिलाफ साबका चीफ जस्टिस गुलजार अहमद खान साहब ने, गुलजार अहमद खान की 5 रुकनी बेंच ने जुडिशल फैसले में लिखा, जुडिशल फैसले में, कि जो इमरान खान के खिलाफ कोई मुकदमा होगा उसमें काजी फायज ईसा बतौर जज के बेंच पर नहीं बैठेंगे। ये जुडिशल फैसला है, आज तक इसको किसी ने सेटिसाइड नहीं किया है, मुस्तरद नहीं किया है। फिर आप कैसे बैठ सकते हैं जो इमरान खान या तहरीक इंसाफ के मुतालिक जो मुकदमा हो। और फिर हम देख रहे हैं कि जितने फैसले आ रहे हैं हमारे एमएनएज को, रिसेंटली आप देखें क्या हुआ कि हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि जब इलेक्शन कमीशन जो है उसको कोई इख्तियार नहीं रहता है, जब कंसोलिडेशन ऑफ रिजल्ट्स हो जाता है, जब एमएनए नोटिफाई हो जाता है, जब वो हल्फ ले लेता है, जब ट्रिब्यूनल बन जाते हैं, तो उसके बाद आर्टिकल 225 आता है, रीकाउंटिंग नहीं हो सकती। यहाँ 20 हमारे ऐसे एमएनए हैं जिनका रीकाउंटिंग करवा के जीते हुए, जो मेरा एक उम्मीदवार जो है वो 8,000 वोटों से जीता हुआ था, रीकाउंट में 11,000 डबल स्टैंपिंग करके उसको 3,000 वोटों से हरा दिया। अब उसको काजी साहब ने एमएनए बना दिया है उसकी पिटीशन को एक्सेप्ट करके, और इसी तरह बाकी लोगों की भी कर दी है। और फिर जब के एक्ट में मौजूद था कि सर्विंग जजेस जो है वो ही ट्रिब्यूनल बनेंगे। जाहिर है कि एक सर्विंग जज जो है वो अदालतों के मातहत होता है, अदलिया के डिसिप्लिन में होता है, अदलिया की कंट्रोल में होता है। लेकिन इन्होंने एक पहले ऑर्डिनेंस और फिर एक्ट बना दिया तरमीम करके कि जी रिटायर्ड जजेस भी, जिनको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुकर्रर करेगी, वो भी ट्राइब्यूनल बन सकते हैं। तो फिर जब ये हाई कोर्ट लाहौर में गया तो जो उन्होंने 8 जजेस मुकर्रर किए थे चीफ जस्टिस साहब ने, इन्होंने नालिश की तो उसने, चीफ जस्टिस ने मुस्तरद कर दी इलेक्शन कमीशन की इस दरखास्त को कि रिटायर्ड जजेस बनाए जाएं। तो उन्होंने ये किया, और ये खौफ सारा इसलिए था कि फॉर्म 47 वाले, जाहिर है कि ट्रिब्यूनल्स में फॉर्म 47 वालों के खिलाफ ही नालिश थी। जो फॉर्म 45 वाले हमारे जीते हुए थे उन्हीं की नालिश थी। तो उनको मकसूद था कि ये ना हो कि फॉर्म 47 वाले उड़ जाएं और पीटीआई की सीधी जो है वो असेंडेंसी आ जाए और ये अपना 180 पे पहुंच जाए और माइनॉरिटीज़ को मिला के ये 225 की जो है अददी बरतरी पर पहुंच जाए और 2/3 इनके पास हो जाए। तो ये सारी की सारी काविश ये है कि इमरान खान और पीटीआई को कैसे रोका, कैसे जेर बार किया जा, जेर नगीन किया जा सकता है। अब आप एक एक करके जरा देखिएगा कि काजी फायज ईसा साहब का, फिर कमिश्नर रावलपिंडी ने कहा ये 12 के 12 एमएनए जो रावलपिंडी से हमने मुंतखब किए हैं, एक भी इसमें से 70-75 हजार से हारे हुए को हमने जिताया है, और इसमें काजी फायज ईसा चीफ जस्टिस भी शरीक हैं, शामिल हैं। यानी एक कमिश्नर भी कह रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा इस साजिश में शामिल है। फिर आप देखिएगा एक और मजाक जो किया काजी फायज ईसा साहब के, एक लाहौर हाई कोर्ट के सीनियर जज ने फैसला दिया और कि जी एग्जीक्यूटिव के जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर नहीं होंगे, हम जुडिशरी से देखते हैं। यानी ये तो जाहिर है कि हमेशा जुडिशियल ऑफिसर ही विद स्टैंड करता है, इसलिए कि उसके ऊपर वर्दी वाला प्रिवेल नहीं कर सकता। एग्जीक्यूटिव की क्या औकात है बाबा? एग्जीक्यूटिव तो जाहिर है कि जहां आपके बैठे हुए हैं, हर जिले में सेक्टर कमांडर बैठा हुआ है, हर जिले में ब्रिगेडियर बैठा हुआ है, कर्नल बैठा हुआ है, मेजर बैठा हुआ है, उन्होंने जाके रिटर्निंग ऑफिसर के ऑफिस पे कब्जा किया, उसकी मजाल है कि वो कुसक सके। लेकिन क्या जुडिशियल ऑफिसर को इस तरीके से मरऊब कर सकते हैं? काजी फायज ईसा साहब ने सिर्फ ये नहीं किया कि उसके ऑर्डर को सस्पेंड कर दिया,
लाहौर हाई कोर्ट के उस ऑर्डर को सस्पेंड कर दिया, बल्कि वकील को कंटेम्प्ट नोटिस भी दे दिया कि तुम ऑब्स्ट्रक्शन कर रहे हो। अब अंदाजा करें कि फिर काजी साहब ने ये फैसिलिटेट किया, सहूलतकारी की कि जनाब आप एग्जीक्यूटिव को ले लें, जो मनपसंद आपका रिटर्निंग ऑफिसर है, जो आपका लायबल रिटर्निंग ऑफिसर है, उसको ले लें, और जो गुलछरे उड़ाने हैं जिस तरह से करें। अवाम भाड़ में गई, जहां मर्जी रद्दी की टोकरी में फेंके, अवाम की कोई हैसियत ही नहीं है। अगरचे 8 फरवरी को अवाम ने अपने आप को मनवाया, जिस ताकत से, जिस जुर्रत से अवाम ने जाके बाहर निकल के फैसला दिया। काजी साहब के उस फैसले को उन्होंने बिल्कुल जो है परवाह नहीं की कि इन्होंने बखेर के फेंक दिया। किसी को आलू मिला, किसी को बैंगन मिला, किसी को जो है कटोरा मिला, किसी को खिड़की मिली, किसी को पता नहीं जूता मिला, सिंबल्स। ये भी एक ऐसी मजमूम काविश थी कि ये कंफ्यूजन का शिकार हो जाए। और फिर आप देखें कि जिस तरह से हमारे खान साहब को अभी तक अंदर रखा हुआ है, अभी तक अंदर रखा हुआ है। हमारी पिटिशन ही नहीं लगाई जाती हैं। हम अर्ली हियरिंग की, मैंने खुद अपने केस, जो खान साहब का केस है, उसमें 10-20 दरखास्तें दी हैं अर्ली हियरिंग की, नहीं लगाते। लेकिन दूसरी तरफ से पिटिशन आती है 1 मिनट में लग जाती है वो। और फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में देखें क्या मजाक हुआ है। 5 रुकनी बेंच है, पहले साहब चीफ जस्टिस की सस्पेंड करके जाती है, ये उसको उड़ा के परे मारते हैं आके। और उस वक्त तक ये डिफायंस करते, जब पहले साहब चीफ जस्टिस ने एक लार्जर बेंच बनाई थी जिसमें काजी फायज ईसा खुद बेंच का हिस्सा थे, ये उठ खड़े हुए, बाकायदा वॉकआउट किया, बाइकआउट किया। कभी जज बाइकआउट कर सकता है, वॉकआउट कर सकता है? इससे बड़ी मिसकॉन्डक्ट क्या हो सकती है? लेकिन किया जनाब। और अब जो है माशाल्लाह, अब वो ये समझते हैं। और फिर जिस तरह चेयरमैन साहब ने कहा, एक पेंडिंग केस है 190 मिलियन पाउंड का। पता है काजी साहब को उस केस का? पता है? वो 190 मिलियन पाउंड मलिक रियाज का पैसा था, जो रियल एस्टेट टाइकून है। वो अपने जाती कारोबार के लिए लेकर गया था बाहर। उसने वहां हसन नवाज की 1 हाइड पार्क पैलेस 50 अरब रुपए में खरीद की। 50 अरब रुपए। नवाज शरीफ को तो कोई नहीं पकड़ता, उसके बेटे को तो कोई नहीं पकड़ता। वो 50 अरब रुपए में खरीद की 1 हाइड पार्क पैलेस हसन नवाज से। और वहां से नेशनल क्राइम्स एजेंसी जो है बरतानिया की, उसको सस्पिशियस ट्रांजैक्शन, जिस तरह यहाँ भी होता है, FIA अगर किसी ट्रांजैक्शन को मशकूक समझती है तो वो इंक्वायरी करवाती है। वो करते हुए पता चला कि 190 मिलियन पाउंड की इन्होंने, मलिक रियाज ने वहां, उसकी फैमिली ने अकाउंट्स लिए। उन्होंने सारा छानबीन की। उन्होंने कहा तुम्हारे पैसे हैं, बताओ इसको क्या करना है। कोर्ट के जरिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है वेस्टमिनिस्टर में, कॉम्प्रोमाइज होता है मलिक रियाज का, नेशनल क्राइम्स एजेंसी का, और अदालत के हुक्म से 190 मिलियन पाउंड वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर होता है। यार किसी को खुदा का खौफ भी नहीं आता? इमरान खान को कहते हो, एक ढेला उसमें से इधर उधर नहीं हुआ। और अदालत के जरिए, ये कोई पाकिस्तानी अदालत नहीं है और ना ये पाकिस्तानी क्राइम एजेंसी है, हमारी नैब, हमारी FIA नहीं है। वो भेजते हैं। ये प्रेडिकेटेड ऑफेंस भी नहीं बनता था। प्रेडिकेटेड ऑफेंस वो होता है जो क्राइम प्रोसीड से पैसा गया हो। तो क्राइम प्रोसीड भी नहीं उन्होंने वो पाया तफ्तीश में। उन्होंने कहा ये इसका अपना पैसा है और ये यहाँ बिजनेस के लिए लेकर आया है। उन्होंने कहा वापस ले जाओ। ठीक, तो उसमें क्या हुआ? और बाकी रहा ये अलकादर, जिस तरह इन्होंने कह दिया है ट्रस्ट यूनिवर्सिटी है, वो आज भी वहाँ मौजूद है और ट्रस्ट के नाम है हर चीज़। वो भी खान साहब या बुशरा बीवी के नाम, कुछ भी एक ढेला नहीं आया। तो ये चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा कौन होता है फतवे देने वाला? और अगर ये इन्फ्लुएंस करता है
मातहत अदालत को, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ऑब्जर्वेशन भी, ऑबिटर भी बाइंडिंग होता है, और एक नीचे वाली अदालत। अब बताएं, वो फाइनल स्टेजेस पर आया है, उसके बाद क्या रह जाता है? इससे बड़ी बदध्यानसी क्या हो सकती है? तो हमने ये तमाम चीजों का अहाता करके लिख कर दिया है कि खुदारा आप अपने आप को रिक्यूज कर दें इस केस से। कल ही हमारी लॉ एंड जस्टिस कमेटी की मीटिंग थी, जिसमें काजी फाइज ईसा साहब ने एक अहमदियों के बारे में ब्लास्फेमी पर एक केस का फैसला किया, रिवीजन का फैसला किया, और कमेटी का ये था कि इन्होंने मुसलमानों की जज्बात को मजरूह किया है, इस्लाम से ये खिलवाड़ किया है, इन्होंने मुस्लिम उम्मा से खिलवाड़ किया है, इन्होंने आइन की तज़हीक की है, इन्होंने कानून की तज़हीक की है, इनके खिलाफ रेफरेंस भेजा जाए। तो ये चीजें देखें, सारी चीजें ऐसी हैं जो मैं समझता हूं कि काजी साहब को इस केस से अलहदा हो जाना चाहिए, और हमारी दरख्वास्त ना लेना इसका तो कतअन कोई जवाब नहीं बनता है। तो हम आपके तवस्सुत से भी कौम को बता देना चाहते हैं, हमारा कोई जाती परखाश नहीं है, हम इंसाफ के मुतलाशी हैं, हमारी पार्टी का नाम भी तहरीक इंसाफ है, और हम इंसाफ पर मर मिटने वाले लोग हैं। कुफ्र की रियासतें चल जाती हैं, ना इंसाफी की रियासत नहीं चलती है। काजी साहब, खुदा का खौफ करें। थैंक यू वेरी मच सर। जी क्वेश्चन जी। अच्छा सर, ये तो काजी फाइज ईसा का जिक्र है, थोड़ी सी मुझे क्लियरिटी नजर नहीं आ रही, क्योंकि अलीमा खान आज एक दरख्वास्त जिसका ताल्लुक काजी फाइज ईसा के साथ से है वो लेकर गई सुप्रीम कोर्ट, उनकी दरख्वास्त ले ली गई। एक ऐसा मामला है कि एक दरख्वास्त जिसका ताल्लुक खुद चीफ जस्टिस से है वो ले लीजिए, दूसरी ना लीजिए, और उसमें हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, कंफ्यूजन सी है। नहीं देखो कंफ्यूजन जी, देखो मैं जी प्लीज इसी के साथ दूसरा ये कि हमाद अजहर ने ट्वीट किया है, उसने कहा है कि लॉबिंग है, कुछ साजिशी अनासर का भी जिक्र किया है और चीज़ें भी की हैं। तो उन्होंने ये भी साथ कहा है कि खान से मिलने लोग जाते हैं वो लोग, और ये सब करते हैं। अब खान से आप मिलने जाते हैं या शिबली फराज और उमर अयूब? बताइए कि उन्होंने आपका जिक्र ये किया है या शिबली फराज और उमर अयूब का? देखो, जहाँ तक सेकंड क्वेश्चन का ताल्लुक है, अभी उसका टॉपिक नहीं है, तो उसको नेक्स्ट टाइम करेंगे, वो हमारे इंटरनल मामलात है उनको डील कर लेंगे। जहाँ तक आप काजी साहब का कह रहे हैं, तो दो अल्फाज हम पहले कह चुके हैं, आज हम ये कह रहे हैं कि एक केस पेंडिंग है, और पेंडिंग केस में कोई भी जज, लेट अलोन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, अगर वो ऑब्जर्वेशन देता है ऐसे सर्कमस्टांसेस में कि ना अक्यूज़्ड आपके सामने है, ना उसका केस आपके सामने, उसका नुमाइंदा आपके सामने है, नहीं उसका वकील आपके सामने है, तो ये सुप्रीम कोर्ट के मुसल्लम उसूल है कि कभी ऑब्जर्वेशन नहीं दी जाएगी। लेकिन दिए हुए ऑब्जर्वेशन भी जब आप मेरिट पे कर ले और केस पेंडिंग है, और वो भी लोअर कोर्ट के सामने पेंडिंग है, तो उससे आपका हसूल इंसाफ और वो भी फेयर ट्रायल ऑलरेडी हमें नहीं मिल रहा, उससे ये आलमोस्ट नामुमकिन हो गया। इन सर्कमस्टांसेस में हम पहले भी एक वाजे कर चुके हैं कि चीफ जस्टिस साहब के बारे में इवन 5 मेंबर बेंच ने भी ये कहा था कि आप केस नहीं सुन सकते खान साहब की, और हम ये कह रहे हैं कि वो 5 मेंबर जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, उसके खिलाफ कोई अपील रिव्यू फाइल नहीं हुआ, वो फाइनल है उसके तनाजुर में भी। लेकिन बाकी भी केसेस आप देखें, चाहे वो इलेक्शन के थे, चाहे वो सिंबल के थे, चाहे वो हमारी रिकाउंटिंग के हैं, इतनी बड़ी ऑब्जर्वेशन के बाद हमने ये मुतालिबा किया है काजी साहब से कि ये सुप्रीम कोर्ट के 1960 से चला हुआ कानून है कि कोई भी जज जिसके बारे में एक लिटिगन ये कह दे कि मुझे आपसे इंसाफ की तवक्को नहीं है, ये लिटिगन का आईनी हक है कि वो जज के नोटिस में लाएं और वो जज साहब अपने आप को रिक्यूज कर ले। ये दुनिया के हर मुल्क में ऐसा ही होता है, इसमें कोई कंटेप्ट नहीं है, आपने उसको टेम्परल लैंग्वेज में लेके आना है। हमने बसद एहतराम उससे यही इतना किया है कि सुप्रीम कोर्ट में जहाँ तक खान साहब PTI के केसेस है, आप काइंडली उससे अपने आप को रिक्यूज कर ले, उन बेंचेस पे ना बैठे। जो एप्लीकेशन की बात की है, एप्लीकेशन एक खान साहब ने एक लेटर लिखा, खान साहब ने ये लेटर कमेटी को लिखा, जो कमेटी बेंचेस का इंस्टीट्यूट कर रही है, वो जो कमेटी ने लेटर लेके गया इंतज़ार पंजोता साहब, उन्होंने इंटरटेन नहीं की, फिर उन्होंने कुरियर करवाया खान साहब का दस्तखतशुदा कि आप कुरियर दे दे। कुरियर का वापस जवाब आया को जो दस्तखती जिसके नाम सिंडी है वो लेने से इनकारी है।
वो भी वापस आया। तो इसलिए हमारी दरख्वास्त है कि सुप्रीम कोर्ट सबके लिए है, सुप्रीम कोर्ट में सारे लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। जज साहिबान खुद कहते हैं, इफ्तिहार मोहम्मद चौधरी साहब ने कहा था कि मेरे साथ इफ्तिहार हुसैन चौधरी साहब जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से, ये मेरे केस पे ना बैठे। उन्होंने कहा था अब्दुल हमीद डोगर साहब मेरे केस पे ना बैठे। उन्होंने कहा था जावेद इकबाल साहब मेरे केस पे ना बैठे। चीफ जस्टिस साहब ने खुद कहा था सरदार तारिक मसूद साहब मेरे केस पे ना बैठे। उन्होंने ये भी कहा था कि इजाजुल हसन साहब मेरे केस पे ना बैठे। मुझे इंसाफ की तवक्को नहीं है। तो हमने भी कोई अनमोल काम नहीं किया। हम भी चाहते हैं कि एटलीस्ट एज अ फॉर्मर वज़ीर आज़म तो छोड़े, एक सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान के हिसाब से उसकी जो बुनियादी हक है ये तो मिनिमम है कि उसको फेयर ट्रायल मिले। तो किसी जज को ये कहना कि रिक्यूज़ करे, मैं समझता हूँ ये फ़ौरन होना चाहिए और इस पे अमल दरामद हो। साहब, इस तरह आपने बात भी की, जब एक मामला सोशल मीडिया पर आ जाए, मामला टीवी चैनल पर आ जाए, तो पार्टी के अंदर मामला नहीं रहता। हमारे अजहर भी इल्जाम लगा रहे हैं, आपके केपी के शकील खान मिनिस्टर है, इस्तीफा दे दिया, वो भी करप्शन के इल्जाम लगा रहे हैं। तो ये खान साहब की रिहाई से हटकर एक दूसरे पर इल्जाम लगाना पार्टी के अंदर हो क्या रहा है? नहीं, देखो पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी और हमारी पार्टी में डेमोक्रेसी, ये हम डिस्कस करेंगे पार्टी में। लेकिन मैंने कहा था, ये नहीं कहा केस पे नहीं, मैंने कहा था इस जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसका हिस्सा नहीं है, इसलिए हमने एक्सक्लूसिवली एक टॉपिक रखा है। जी क्या ये अदालती रवायात के बाद कानून बना या फिर आइन में ऐसी बात है कि चीफ जस्टिस या किसी पे भी एतराज करें तो वो नहीं सुन सकता? ये तो कानून है कि सुन नहीं सकते, अगर वो सुनते हैं तो ऐसी सूरत में क्या होता है? देखिए, अगर कोई जज सुनता है तो वो सुप्रीम कोर्ट के उसूलों की खिलाफ वर्जी है और वो जिसका केस है उसके साथ जो फेयर ट्रायल है उसका राय इफेक्ट हो जाता है। लेकिन ये 1960 से नहीं लेकर, और ये ज़माना कदीम से सुप्रीम कोर्ट में 1960 में जजेस ने ये रख लिया कि अगर किसी को जज पे एतराज़ है तो वो क्या करे, जज के खिलाफ क्या करे। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि सबसे पहली स्टेप में आप उस जज के सामने ले आए कि प्लीज़ आप मेरा केस ना सुने। ये उस वक्त से सुप्रीम कोर्ट के उसूल हैं और इस पे अमल दरामद होता है। साहब, ऐसा तो लग रहा है कि 2 साल तक हो सकता है कि काजी साहब आपकी केसेस मजीद सुने, शायद आप तो जल्दी। काजी साहब 2 साल नहीं 2 महीने गए भाई, 2 साल के हो रही है। अरे बाबा, कानून साजी नहीं हो सकती है, आइन को तरमीम करना पड़ती है। थैंक यू जी। आइन है कहाँ पर सर? कागज पे तो है। ठीक है, पूरी बात। मुझे लग रहा है वो कर देते हैं पहले जो था ना, उन्होंने बात रखा हुआ है, लेकिन जो लोग आप लोग इस्तेमाल करते हैं ना, दोस्तों वाला जी हाँ, को भी दे करवा देते पहले होता था। आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का इन्विटेशन मौजूद नहीं होता। अगर वर्कशीट बंदी करें तो 3:30 का बताया। हाँ, वो बेसिकली आप देखेंगे कोहना साहब ने बात करनी है, वो थोड़ा सा भी बताते हैं आप। ओके, ये सबको लग जाए। रेडी है जी।